प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये उनका जो एक्शन है वो सभी को परेशान और हैरान करने वाला है। ये जिस चीज की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पे बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया, आइए जानते हैं इस बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी जातियों में परिवर्तन कर दिया है। हमारी हजारों वर्षों से पहचान एक क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, कुर्मी, कोरी, नाई, कुम्हार के रूप में रही है या अन्य तमाम उपजातियों के रूप में हमारी पहचान रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना है, जो कि उन्होंने अपने जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है संकल्प 2024 उसमें भी इसको शामिल किया है। उनका कहना है कि भारत में मैं विभिन्न जातियों को मानता ही नहीं, भारत में सिर्फ 4 जातियां हैं जिनको मैं मानता हूं। पहला महिला, दूसरा युवा, तीसरा किसान और चौथा गरीब। ये 4 जो जातियों का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण हमें वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था की याद दिला देता है। जो वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था में भी 4 ही वर्ण थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो सामाजिक व्यवस्था को चलाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल की, वो कतई जन्म पर आधारित नहीं थी। यदि किसी व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण वर्ण में होता है तो ऐसा कतई नहीं है कि वो हमेशा ब्राह्मण वर्ण में ही बना रहेगा। वो अपने गुणों और कर्म के आधार पर उसका परिवर्तन हो सकता था। ऐसे हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं वैदिक काल में और उसके बाद के काल में कि शूद्र वर्ग का व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर जो है ब्राह्मण वर्ग में शामिल हो गया। तो ये जो 4 वर्ण हैं उनका काम भी निर्धारित था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो जो ब्राह्मण वर्ग था उसका काम था अध्ययन करना, यज्ञ कराना, दान लेना देना। और दूसरा जो क्षत्रिय वर्ग है उसका कार्य था यज्ञ करना, दान करना और जो भूमि है उसका संरक्षण करना। उनका काम जो है वर्ण के अनुसार निर्धारित था। इसी तरीके से जो तीसरा वर्ग है वैश्य वर्ग का काम था कृषि करना, व्यवसाय करना और व्यापार करना। और जो चौथा शूद्र वर्ग था, जो ये तीनों वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों की सेवा करना उसका काम था। तो मतलब जो व्यवस्था थी, समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इस वर्ण व्यवस्था का गठन किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये ऐसा कतई नहीं था कि एक बार जिसका जन्म किसी एक खास वर्ण में हो गया तो आजीवन उसी वर्ण में रहेगा या उसकी अगली पीढ़ी दूसरे वर्ण में नहीं बदलेगी। ये जो वर्ण व्यवस्था है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ये ध्वस्त हो गई और ये धीरे धीरे ये जो है पूरी तरीके से जिसे कहना चाहिए कि जाति व्यवस्था में इसका बदलाव हो गया। विभिन्न जातियां आ गई, उपजातियां आ गई और आज ये देखा जाए तो हमारे देश में, भारत में जो है 6000 से अधिक जातियां और उपजातियां हैं। और यही कारण है कि जब जातियां, उपजातियां हमारे देश में आ गई तो ये जो जातियां हैं, मतलब हम यदि आजादी के पहले की बात करें, 1947 के पहले की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसी आधार पर जो है किस तरीके से अंग्रेजों ने इन जातियों का विभाजन किया, संप्रदायों का विभाजन किया और विभाजन करके उन्होंने बाकायदा राज किया, उन पर फूट डाली और फूट डालो और राज करो की नीति पर वो चले। आजादी के बाद भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। एक परिवर्तन आया कि जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, जिसे लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, उसे जब भारतीय संविधान का गठन हुआ उस दौरान उनको उसमें स्थान दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण और जो जातियां हैं, इन जातियों के आधार पर जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं उनको एक बहुत बड़ा
टूल मिल गया, औजार मिल गया, और जातियों के आधार पर उन्होंने समाज में एक ऐसा जहर बोया जो हर चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में और राज्यों के हर विधानसभा चुनाव में ये जातियों का जो जहर है वो सामने आ जाता है, और उस आधार पर वो लगातार जो है राजनीति करते हैं, सत्ता में पहुंचते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। ये लगातार चला आ रहा है। इसकी वजह से जो समाज का ताना बाना है, जो सामाजिक समरसता है, उसको जो है बहुत नुकसान पहुंचा। और इसके अलावा जो लोग हैं, लोग मीन्स मतदाता, इन मतदाताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। उन्होंने बताया कि नहीं, हम आपकी जाति से हैं, इस जाति वर्ग से हैं, तो हमको वोट दीजिए। उन्होंने उनको वोट दिया, और वो जातीय जो कहना चाहिए जहर समाज में बोया गया, उसकी वजह से जो लोगों के बीच में दूरी बढ़ने लगी, सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा। और आज जो समाज है वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है कि यादव समुदाय में बट गया, ब्राह्मण समुदाय में बट गया, क्षत्रिय अलग तरीके से सोचते हैं। और हर पॉलिटिशियन जो चुनाव लड़ता है, आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हर जो पॉलिटिशियन, हर राजनीतिक दल में इस चीज की गिनती होती है कि किस लोकसभा क्षेत्र में कितने क्षत्रिय हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने जो है दलित वर्ग के लोग हैं, कितने जो है यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने कोरी हैं। उसके आधार पर वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं। और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने तो खुल के घोषणा की कि जहां पर मुसलमान अधिक होते हैं वहां पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दूसरे समुदाय का प्रत्याशी उतारते हैं मैदान में, चुनाव मैदान में। और इसी तरीके से अन्य दल भी जो है इस चीज की गणना करते। तो इससे क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान समाज का हुआ, देश का हुआ। तो यदि हम देखें कि यदि इन 4 जातियों में पूरे देश को विभाजित किया जाए, और इसी तरीके से यदि देखा जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है कि राजनीतिक दल ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका सबसे बड़ा हित और सबसे बड़ा फायदा हमेशा समाज को जातियों में बांट कर रखने में ही है, तो जिसकी संभावना कम है। लेकिन अगर इस चीज को स्वीकार किया जाता है कि समाज को 4 जातियों में, देश में 4 जातियों के नजरिए से, कॉन्सेप्ट से ही चीजों को देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के बारे में सोचा जाता है, वो किसी भी वर्ग की, किसी भी जात की, किसी भी संप्रदाय की महिला है, अगर वो महिला है तो उसके बारे में सोचा जाता है, उसके विकास के बारे में सोचा जाता है, तो मुझे लगता है कि देश की महिला सशक्त होगी। वही स्थिति युवाओं के साथ आती है। अब यूथ, वो युवा वर्ग का व्यक्ति है, वो यादव है, क्षत्रिय है, दलित है, इससे क्या फर्क पड़ता है? यूथ है, और यूथ के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन। और यदि शिक्षा उसको अच्छी मिल रही है, और तो नेचुरली उसको नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए संभावनाएं क्रिएट की जाएंगी। जो भी सत्ता में बैठा हुआ दल है उसे उसके बारे में सोचना होगा। तो इस तरीके से अगर युवा के बारे में सोचा जाता है तो निसंदेह युवाओं का विकास होगा। और यदि युवाओं का विकास होगा, युवा संपन्न होगा, उसका विकास होगा, तो नेचुरली समाज संपन्न होगा, देश भी संपन्न होगा। यही स्थिति जो है किसानों पे लागू होती है कि किसान तो किसान है, किसान किसी भी जाति का हो, किसान किसी भी संप्रदाय का हो, तो अगर किसान की समस्याओं के बारे में सोचा जाता है, उसकी खेती के बारे में सोचा जाता है, उसके बुआई के बारे में सोचा जाता है, खाद के बारे में सोचा जाता है, और उसकी समस्याओं को सुना जाता है, सुलझाया जाता है, तो हमारे देश का किसान सशक्त होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति संप्रदाय से आता है। वही स्थिति गरीब की है। भाई गरीब तो किसी भी संप्रदाय में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीब सिर्फ दलित है, गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, जैन भी, पारसी भी। विभिन्न संप्रदायों और जातियों के लोग जो है देश में निवास करते हैं। तो हम यह अगर इस तरीके से सोचें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है परिकल्पना की है कि ये 4 जातियां देश में, मैं उनको लेकर के चलता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पॉलिटिशियंस, क्या राजनीतिक दल इस तरीके से सोचेंगे? जिस तरीके से अभी हमने देखा कि बिहार में जाति जनगणना की गई और जनगणना के आधार पर आरक्षण में परिवर्तन किया गया, उसका क्या लाभ हुआ? ये क्या सोच है?
अभी जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो है हम जातीय जनगणना का सपोर्ट करते हैं। तो जातीय जनगणना का सपोर्ट यदि आप करते हैं तो उसका समाज पर, देश पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये जो 4 जातियों का नया कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जो लेकर के आए हैं वही, या भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर सकती है, वही इसे लागू कर सकती है। विचार किसी का भी हो, आइडिया किसी का भी हो, अगर जो भी पार्टी जीत करके चुनाव में आती है और सत्ता में बैठती है तो मुझे लगता है उसे इन वर्गों के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अगर देश की महिला सशक्त होगी और युवा सशक्त होगा और गरीब सशक्त होगा और किसान सशक्त होगा तो यह बात तय है कि इसका समाज की पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। हमारे देश का समाज समृद्ध होगा और यदि समाज समृद्ध होगा तो निस्संदेह जो हमने सोचा है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा तो हम विश्व गुरु बनने की जो है और बहुत सशक्त कदम बढ़ा सकेंगे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।